यस बेटा, गुड इवनिंग। हो बेटा, आशा करता हूँ आप सभी बच्चे अपने घरों में खूब मेहनत कर रहे होंगे, अपना 100% आप बच्चे दे रहे होंगे। एक जगह कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो बच्चे जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं होते। होप सो गुड यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे होंगे, जी जान लगा करके मेहनत कर रहे होंगे। और आशा करता हूं कि जितना मटेरियल, जितने वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूं, जो आप तक पहुंच रहे हैं, अब सभी बच्चे उनको जी जान लगा करके उनको सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे और उसके ऊपर वर्क भी कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हमने जो टॉपिक स्टार्ट करवा रखा था दैट वाज कोलोइडल स्टेट, कोलोइडल सॉल्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी बातें इसमें मैंने आपको सिखाई है और बताई है। ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये जो कोलोइडल स्टेट है, इसके ऊपर मैंने आपको प्रीवियस जो टॉपिक दिया था दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशंस। और उसमें मैंने आपको जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करवाया था। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बेस मान करके हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे कैटाफोरेसिस भी बोला था, और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस वाली जो प्रोसेस थी उसको डिफाइन किया था। बहुत टाइम लगा करके बहुत सारी चीजें उसके अंदर आपको सिखाई गई थी। आज चलते हैं हम जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं उन्हीं पे बेस्ड हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है, या जिसके ऊपर मैं आज वर्क करूंगा, दिस वन कोगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। सो लेट अस, सबसे पहले जो हेडिंग है वो लिखेंगे, दिस वन कोगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। या जो कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर कोगुलेशन की जो फिनोमिना है वो फिनोमिना या उसे हम डिफाइन करेंगे। बेटा ध्यान से सुनो, टॉपिक है हमारे पास कोगुलेशन। क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले कि भाई कोगुलेशन क्या है। कोलोइडल सॉल्यूशंस तो आपने पढ़ लिए, बहुत सारी चीजें आपको समझा दी। कोलोइडल सॉल्यूशन में आपको ये भी ध्यान है कि जहां पार्टिकल की रेंज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है उसे आपने बोला भाई ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। जो पार्टिकल की रेंज जहां पे 1 से लेकर के 1000 के मिड में है। लेकिन अब कंसेप्ट आया कि इसके अंदर कोगुलेशन है। एक्चुअली कोगुलेशन इज नथिंग, बहुत सारी बात मैं यहां पे बताने के लिए नहीं है, केवल ये समझने के लिए है कि कोगुलेशन इज नथिंग बट इट इज द प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। इस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेसिपिटेशन होता है उस प्रेसिपिटेशन को ही जब उसमें एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है, when excess amount of electrolyte is added to the colloidal solution, colloidal solution के ऊपर जब एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है तो वहां जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, उस फिनोमिना को ही क्या बोला जाता है, कोगुलेशन बोला जाता है। तो अगर मान लो मैं इसके डेफिनेशन यहां पे लिखूं तो मैं लिखूंगा द फिनोमिना ऑफ precipitation of colloidal solution when excess amount of electrolyte is added to the colloidal solution। ध्यान से सुनो बेटा, क्या बोला गया, क्या कंसेप्ट है कि द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेशन को हम इसे न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो न्यूट्रलाइजेशन की जो फिनोमिना है उस फिनोमिना को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेशन बोल रहे हैं। और जो न्यूट्रलाइजेशन हो रही है,
जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? कोलोइडल सॉल्यूशन का हो रहा है। लेकिन कब? व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब हम एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। किसके अंदर ऐड कर रहे हैं बेटा? कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर या कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे हैं। तो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर प्रेसिपिटेशन आता है, उनके अंदर न्यूट्रलाइजेशन होता है, एंड द ओवरऑल फिनोमिना इज कॉल्ड कोगुलेशन। दिस इज कॉल्ड, इसे लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन, या एक नाम और देते हैं फ्लक्चुएशन। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? कोगुलेशन बोलते हैं, या इस फिनोमिना को क्या नाम दिया जाता है? दिस वन इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। हो बेटा, आपको ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि भाई जो कोगुलेशन है वो कोगुलेशन अपने आप में प्रेसिपिटेशन है, और प्रेसिपिटेशन किसका है? कोलोइडल सॉल्यूशन का है। कब है? जब उसमें एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है। अब लेट अस मूव। हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि हमारे पास अगर हम डिस्पर्स्ड फेज हो गया, डिस्पर्शन मीडियम हो गया, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अगर हम जो कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं उनको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, तो हमारे पास दो टाइप के कोलोइड्स थे। द फर्स्ट वाज, एक को हमने नाम दिया था लायोफोबिक कोलोइड, दूसरे को नाम दे दिया हमने लायोफिलिक कोलोइड। अगर आपको ध्यान होगा कि जो लायोफोबिक कोलोइड होते हैं ये अपने आप में लेस स्टेबल होते हैं और ये इजीली कोगुलेट हो जाते हैं, जबकि जो लायोफिलिक कोलोइड होते हैं ये अपने आप में मोर स्टेबल होते हैं और इजीली कोगुलेट नहीं होते हैं। पहला नाम दिया मैंने लायोफोबिक, दूसरा नाम दिया मैंने लायोफिलिक कोलोइड्स। सो कोगुलेशन को समझने से पहले, जैसे मान लो लायोफोबिक कोलोइड है या लायोफिलिक कोलोइड है, इनके अंदर कैसे करके कोगुलेशन होता होगा, तो हम चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लायोफोबिक कोलोइड जो हैं उनके अंदर कैसे करके कोगुलेशन की फिनोमिना, कोगुलेशन की जो प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन की या प्रेसिपिटेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे करके प्रोसीड होती है उसके ऊपर वर्क करेंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स, हम चलते हैं लायोफोबिक कोलोइड को बेस मानते हैं, तो हम यहां हेडिंग लिखेंगे कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड्स। यहां बेटा जो हेडिंग बनी वो मैं लिखूंगा कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड्स। ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजेदार कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है। मैंने आपको लायोफोबिक कोलोइड्स जो होते हैं इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कंसेप्ट भी मैंने आपको दिया है। लायोफोबिक कोलोइड्स के ऊपर चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता रखा है। एक सिंपल से फिनोमिना मैं आपको यहां बता रहा हूं कि जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है, दिस वन FeOH होल थ्राइस, और इसका प्रेसिपिटेट हमारे पास है बेटा, दिस वन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लिया बेटा हमने FeCl3, FeCl3 टूटेगा Fe+3 आयन में जाएगा, प्लस करके 3Cl नेगेटिव आयन बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट की हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट लेते हैं, और ये जो प्रेसिपिटेट है इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है, हैविंग टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द कॉमन आयन जस्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। जो ये इलेक्ट्रोलाइट है इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान लो यहां पे हमने क्या लिया, Fe+3 आयन को लिया। ये Fe+3 आयन जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है इसने क्या किया, इस प्रेसिपिटेट ने इस इलेक्ट्रोलाइट को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब किया। जैसे ही इसने इसको एब्जॉर्ब किया ये बन गया FeOH होल थ्राइस, और साथ में हम इसे लिख देते हैं दिस वन Fe+3 आयन। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास जो चीज तैयार हुई
इसे नाम दिया हमने, दिस वन इज कॉल्ड कोलोइडल सोल। ये अपने आप में एक कोलोइडल सोल बन गया, और जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, दिस वन पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये अपने आप में पॉजिटिव चार्ज का सोल बन गया। या जैसे मान लो हम क्या करते हैं, AS2S3 को लेते हैं, इसका हमने प्रेसिपिटेट लिया और इसके ऊपर हम रिएक्शन करवाते हैं H2S की, हैविंग टेंडेंसी टू प्रोवाइड सल्फाइड आयन। ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो प्रेसिपिटेट है, वो इस इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करेगा अपने सरफेस के ऊपर, दैट्स वाई, और उसी को एब्जॉर्ब करेगा जो कॉमन है, और ये कॉमन इसके साथ में भी है, यहां भी सल्फाइड है, दैट्स वाई इसने क्या किया, इसे एब्जॉर्ब किया। तो ये मिलकर के क्या बना, AS2S3, और यहां हमारे पास क्या आ गया, S2 नेगेटिव आयन बन गया। ये भी क्या बन गया, दिस वन इज कॉल्ड कोलोइडल सोल। ये अपने आप में कैसा बना बेटा, दिस वन नेगेटिवली चार्ज्ड। ये अपने आप में इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए ये जो कोलोइडल सोल बना, ये नेगेटिवली चार्ज बन गया। या अगर आपको पीछे याद होगा, मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जैसे मान लो हमारे पास AgI है, और सिल्वर आयोडाइड के अंदर टेंडेंसी है कि ये डिस्पर्शन मीडियम से जो आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है वो I नेगेटिव आयन है, दैट्स वाई इसने मिलकर के क्या बना दिया, AgI हो गया, डॉटेड करके हमने क्या बना दिया, I नेगेटिव आयन। या मान लो AgI है और प्लस करके डिस्पर्शन मीडियम से Ag प्लस आयन को इसने लिया था, और यहां से इसने क्या बनाया, AgI हो गया, और यहां क्या बना, Ag प्लस आयन। ये अपने आप में नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है। हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास क्या बने, दिस वन कोलोइडल सोल। ये कोलोइडल सोल बन गया, ये कोलोइडल सोल है हमारे पास, ये कोलोइडल सोल है हमारे पास। इनमें सभी में यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज बने। यहां नेगेटिव है और यहां नेगेटिव है, दैट्स वाई ये अपने आप में क्या बने, नेगेटिवली चार्ज सोल बन गए। मतलब जो हमारे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। इधर पॉजिटिव बोल सकते हैं, या इधर हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। गॉट द कंसेप्ट। अब हम ये बोलते हैं कि जो हमारे पास ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर स्टेबिलिटी कैसे करके बनती है, हाउ टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है बेटा, जैसे मान लो हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल बना, लाइक दिस वन वी हैव अ कंटेनर। हमारे पास ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है, लाइक दिस वन। ये अपने आप में FeOH होल थ्राइस है, और इसके बाहर यहाँ पे Fe+3 आयन है, ये बाहर Fe+3 आयन है, ध्यान से समझेंगे बेटा, Fe+3 आयन है। सेकंड वन, जो हमारे पास ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें कोलोइडल पार्टिकल भी है और डिस्पर्शन मीडियम भी है। अगर मान लो FeCl3 में से Fe+3 आयन को इस प्रेसिपिटेट ने एब्जॉर्ब किया था, तो जो बचा हुआ आयन बना अपोजिटली चार्ज्ड, वो भी इस सॉल्यूशन में रहेगा। Cl नेगेटिव आयन भी यहां रहेगा, Cl नेगेटिव आयन भी यहां रहेगा। लेकिन साथ में क्या होगा कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, उनको अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूं यहां पे, तो फिर ये FeOH होल थ्राइस हो गया, और ये Fe+3 आयन ऐसे करके बना दिया हमने, Fe+3 आयन हो गया। यहां ले लिया बेटा Fe+3 आयन, अगेन यहां Fe+3 आयन। कंसेप्ट ये आता है कि जो हमारे पास लायोफोबिक कोलोइड्स होते हैं, अगर इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करें, इफ यू वांट टू से अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफोबिक कोलोइड्स, तो लायोफोबिक कोलोइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है, इट डिपेंड्स मेनली अपॉन द चार्ज। ये लायोफोबिक कोलोइड की जो स्टेबिलिटी है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। भाई कैसे करके डिपेंड करती है, थोड़ा समझे आप, कि ये हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है। इस कोलोइडल सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि जो प्रेसिपिटेट था उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब किया। ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया वो स्मॉल अमाउंट में लिया था। अब जब हमारे पास ये कोलोइडल पार्टिकल बना जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ऐसे ही पार्टिकल, नॉट अ सिंगल वन, वी हैव वैरायटी और नंबर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स।
एंड दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो कोलोइडल पार्टिकल है, ये जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज वाला कोलोइडल पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रिपल्शन। यहां क्या होनी बेटा, यहां पे एक प्रोसेस होगी जिसे नाम देंगे रिपल्शन। और इस रिपल्शन के कारण ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ये एग्रीगेट नहीं होते हैं, ये आपस में जुड़ते नहीं है। एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। दैट्स व्हाई अगर यहां एक रिपल्शन बन रहा है इसलिए जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज जो है वो साइज बढ़ जाता है, और वो जो साइज है, जो रेंज बनती है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के और 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाती है। अगर पार्टिकल की रेंज यहाँ पे 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर की रेंज में आती है, दैट्स व्हाई ये अपने आप में किसके जैसा बिहेव करता है, कोलोइडल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करता है। मतलब पार्टिकल की रेंज कहाँ बनी, 1 से लेकर के 1000 के मिड में बन गया या इक्वल बन गया, 1 से लेकर के 1000 के बीच में। ठीक है बेटा, तो ये बना हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी। कैसे करके वो स्टेबल हो रहा, वो कोगुलेट नहीं हो रहा। लेकिन बेटा यहां हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड कोगुलेशन। कोगुलेशन वो फिनोमेना है कि जिसमें जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेशन होना है। मतलब अगर ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स अगर यहाँ पे हैं, अगर हम इनमें से इनका जो चार्ज है, इस चार्ज को, ये जो पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर बना हुआ है, अगर इस चार्ज को आप रिमूव कर दें तो इस चार्ज को रिमूव करने के बाद क्या होगा, या इस चार्ज को अगर आप न्यूट्रल कर देते हैं तो न्यूट्रल कर देंगे तो अब हमारे पास जो कोलोइडल पार्टिकल्स बनेगा या बचेगा वो अपने आप में कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। मतलब उसका चार्ज अगर बाहर से हट गया तो वो न्यूट्रल हो गया। और अब एक न्यूट्रल पार्टिकल ये हो गया, दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल ये हो गया, तीसरा न्यूट्रल पार्टिकल हो गया, चौथा न्यूट्रल पार्टिकल हो गया। ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं अब इनके अंदर एग्रीगेशन होता है, ये आपस में एसोसिएट होते हैं या इनके अंदर एग्रीगेशन हो रहा है। जैसे ही ये एग्रीगेट करते हैं, जैसे ही इनके अंदर एसोसिएशन होता है, ये एसोसिएशन कब होना है, जब हम इनके अंदर इस चार्ज को रिमूव करने के लिए जो इसके अपोजिट चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट भी कैसे ऐड करेंगे, एक्सेस अमाउंट में ऐड करेंगे। गॉट द कंसेप्ट, यस एंड नो। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये न्यूट्रल हो जाए तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, जो सोल पार्टिकल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए, आपने इसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें क्या करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट है उसको ऐड करेंगे। लेकिन वो भी कितने में ऐड करेंगे, एक्सेस अमाउंट में ऐड करेंगे। या मान लो इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लो हमारे पास, नाउ द सेकंड वन, ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड है, AS2S3 है, इसके बाहर से सल्फाइड आयन है, हियर कंसिस्ट सल्फाइड आयन, यहां सल्फाइड आयन है, या ऐसे बना दिया AS2S3 हो गया, सल्फाइड आयन हो गया, सल्फाइड आयन हो गया, सल्फाइड आयन हो गया। ये नेगेटिवली चार्ज है। कैसा है बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज हमारे पास सोल पार्टिकल है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसके साथ में पॉजिटिव आयन भी इसके अंदर होगा। लेकिन अभी ये क्या है, स्मॉल अमाउंट में आपने इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट था वो ऐड किया था, इसलिए अभी इसकी कंडीशन ऐसे बनेगी, नेगेटिव इसके बाहर रहेगा, नेगेटिव इसके बाहर रहेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होंगी, इसलिए जो लायोफोबिक कोलोइड होगा वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोगुलेशन हो, इसके अंदर कोगुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कोगुलेशन के लिए आपको इसमें अपोजिट चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, वो भी एक्सेस अमाउंट में। और अगर मान लो मैं इसके अंदर बेरियम क्लोराइड को ऐड करता हूं, लाइक दिस वन बेरियम क्लोराइड, अगर बेरियम क्लोराइड को मैं ऐड करूंगा, सो इट हैज टेंडेंसी टू गिव, जो अपोजिट आयन ये देगा बेटा वो देगा Ba+2 आयन। मतलब अब इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन बढ़ेगा, दिस वन Ba+2 आयन।
Ba+2 आयन जो होगा, बेरियम आयन जो होगा, उसे हम क्या करते हैं, एक्सेस में डालते हैं, कम नहीं डालेंगे बेटा, एक्सेस अमाउंट में ऐड करेंगे। जैसे ही आपने एक्सेस अमाउंट में Ba+2 आयन को इसके अंदर ऐड किया, दैट्स वाई ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है और ये नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। जैसे ही इनके अंदर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तो अब हमारे पास ये जो H2S3 है जो अब न्यूट्रल हो गया, दूसरा H2S3 है जो न्यूट्रल हो गया, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इनका प्रेसिपिटेशन, एग्रीगेशन स्टार्ट होगा। और जैसे ही इनका एग्रीगेशन होता है, जैसे इनका प्रेसिपिटेशन होता है, वही फिनोमिना किसके नाम से जानी जाती है, दिस वन इज कॉल्ड कोगुलेशन। गॉट द कंसेप्ट बेटा, कि कैसे करके हमारे पास जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं, इन लायोफोबिक कोलॉइड्स के अंदर कोगुलेशन की फिनोमिना होती है। लायोफोबिक कोलॉइड्स के अंदर मेनली जो स्टेबिलिटी बनती है वो चार्ज के कारण बनती है। अगर हम उस चार्ज को रिमूव कर दें, तो चार्ज को रिमूव करें तो इजीली वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, इजीली उसके अंदर प्रेसिपिटेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। लेकिन कैसे करके होगा, कि जब हम उस कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर एक्सेस अमाउंट में अपोजिट चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे, तब जाकर के न्यूट्रलाइजेशन होगा। एंड द ओवरऑल फिनोमेना इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन एंड विच वन इज कॉल्ड कोगुलेशन। गॉट द कंसेप्ट बेटा? हो बेटा, अब सभी बच्चों को जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे करके लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर कोगुलेशन की प्रोसेस होती है। चलते हैं, कुछ दूसरे मेथड भी हैं कि कोगुलेशन के जो दूसरे मेथड है वो कौन कौन है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर मेथड्स। यहां लिखूंगा मैं अनदर मेथड्स, ठीक है। जैसे मान लो पहला लिख रहा हूं, बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। क्या चीज है बेटा ये म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन? व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन? देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड FeOH होल थ्राइस, ये अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है, ठीक है बेटा। और अगर हम इस पॉजिटिवली चार्ज सोल के अंदर AS2 और S3 को ऐड करते हैं, विच वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड सोल, तो ये दोनों के दोनों, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों के दोनों न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी उसके अंदर जो बनेगा, दिस वन इज कॉल्ड कोगुलेशन। गॉट द कंसेप्ट बेटा? क्या बोला गया कि एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज सोल है। अगर हम दो सोल को लेते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंट चार्ज है, और उनको अगर हम आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो जैसे ही इन दोनों को एग्रीगेट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। और मैंने आपको वही कंसेप्ट बताया है कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ये भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, इनके अंदर जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, उसे ही क्या बोलेंगे, कोगुलेशन। तो पहली प्रोसेस क्या बनी, बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। नाउ द सेकंड वन, अगर सेकंड मेथड की अगर बात करें तो उसे बोलेंगे बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ द सेकंड वन, अगर बेटा आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सी प्रोसेस है? द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको ध्यान होगा, ऐसे करके मैंने आपको एक YouTube बना के बताई थी, और इसमें मैंने आपको बोला था कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं, और इस इलेक्ट्रोड में मान लो ये पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड है, ये नेगेटिव वाला कैथोड है, दिस वन एनोड, दिस वन कैथोड, ये आपको पहले बता रखा है। और अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, आर्सेनिक सल्फाइड को डालता हूँ, मान लो मैंने क्या किया, आर्सेनिक सल्फाइड को डाला, तो आर्सेनिक सल्फाइड जो है
उसके कलर की जो इंटेंसिटी है, वो कलर इंटेंसिटी जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है यहां पे बढ़ जाता है। दिस वन इज कॉल्ड As2S3। लेकिन अगर इस प्रोसेस को लंबे टाइम तक, अब ध्यान देंगे कि As2S3 के ऊपर जो चार्ज है वो अपने आप में क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ये सोल जो है वो अपने आप में कैसा सोल है बेटा, नेगेटिव चार्ज वाला सोल है। ये नेगेटिव चार्ज वाला सोल इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दैट्स व्हाई क्या होना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों के दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर इस प्रोसेस को हम लंबे टाइम तक प्रोसीड करते हैं, अगर इस प्रोसेस को लंबे टाइम तक प्रोसीड करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता जाएगा कि जो ये As2S3 है, जो आर्सेनिक सल्फाइड है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेगुलरली क्या होता जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्रेसिपिटेट को फॉर्म कर लेगा या इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी। और जैसे ये न्यूट्रल हो जाएगा कंप्लीटली, जैसे इसके अंदर प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा, द फिनोमेना इज कॉल्ड कोगुलेशन। दैट्स व्हाई बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस से भी हम कोगुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला मेथड आता है 3rd नंबर का। नाउ द 3rd वन, by prolonged डायलिसिस। लंबे समय तक डायलिसिस को प्रोसीड करेंगे, ये भी आपको बता रखा है। डायलिसिस का कंसेप्ट अगर आपको याद होगा, ये भी मैंने आपको बता रखा है। थोड़ा यहाँ रिमाइंड तो करवाना पड़ेगा आपको। ऐसे करके हमने कंटेनर लिया था बेटा, यहाँ हमने क्या किया था, एक बैग लिया था। इस बैग के अंदर ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन है बेटा, या इसको हमने नाम दिया था पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो गया। और ये जो हमारे पास बैग है, इस बैग को हमने सस्पेंड किया था, इस बैग को हमने सस्पेंड किया फ्रेश वाटर में। ठीक है बेटा, इसके अंदर कोलोइडल सोल है। यहां से हम क्या कर रहे थे, वाटर को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। वी आर इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश वाटर। यहां से बाहर जो निकला था वो निकला था वाटर हो गया, और साथ में इसके निकल रहा था, अगर आपको याद होगा, दैट वाज क्रिस्टल व्हाइट। ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहां इसके अंदर जो सोल पार्टिकल है, लाइक दिस वन, मैं ये बोलता हूं कि इसके अंदर FeOH होल थ्राइस और मान लो इसके साथ में Fe+3 आयन, ये सोल पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज सोल पार्टिकल इसके अंदर है। हम क्या करते हैं, यहां से जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्रिस्टलोइड होता है, वो रेगुलरली बाहर आता है। और जहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो मूवमेंट हो रहा है, कहां से, इसे पार्चमेंट मेम्ब्रेन की हेल्प से रेगुलरली ये बाहर आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट। और कौन सी प्रोसेस यहां पे हो रही है, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या एक सुटेबल मेम्ब्रेन, जिसे सेलोफेन मेम्ब्रेन बोल रहे हैं या पार्चमेंट मेम्ब्रेन आप यहां पे बोल रहे हैं, उसकी हेल्प से जितना क्रिस्टलोइड था वो क्रिस्टलोइड यहां से बाहर निकल रहा। अब क्रिस्टलोइड जब बाहर निकल गया तो उसके बाद क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि इसके ऊपर जो ये चार्ज है FeOH होल थ्राइस जो हो गया, और साथ में Fe+3 आयन है, अगर ये चार्ज भी रेगुलरली यहां से डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू रेगुलरली अगर ये भी बाहर आ गया, तो अब अंदर केवल और केवल क्या बचेगा, FeOH होल थ्राइस, यही बचेगा। ये जो कोलोइडल पार्टिकल है, अब जो दूसरे नंबर का कोलोइडल पार्टिकल होगा उसके साथ में एग्रीगेट होगा, और एग्रीगेट होने के कारण अब ये मिलकर के एक बिगर मॉलिक्यूल बना देगा, और वो जो बिगर मॉलिक्यूल होगा वही अपने आप में क्या होगा, कोगुलेटेड मॉलिक्यूल होगा। मतलब वही प्रोसेस क्या बनेगी, कोगुलेशन की बनेगी। समझ में आया क्या बोला, कि जो कोलोइडल पार्टिकल इसके अंदर है, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, हमारा काम यह है कि यहां पे इसके चार्ज को रिमूव करना। अगर इसके चार्ज को हम डायलिसिस की प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर दें तो केवल और केवल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो अंदर बचेगा। और वो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, एक तो नहीं होंगे, नंबर ऑफ होंगे।
तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, एक बिगर मॉलिक्यूल बना देंगे, और वही मॉलिक्यूल अपने आप में कैसा होगा, प्रेसिपिटेटेड मॉलिक्यूल होगा, कोगुलेटेड मॉलिक्यूल होगा। और अगर वहां पे कोगुलेशन हो रहा है, ये कोगुलेटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, देन द फिनोमेना इज कॉल्ड कोगुलेशन। मतलब बाय प्रोलॉन्ग्ड, लेकिन ये प्रोसेस क्या करते हैं, लंबे समय तक, परसिस्टेंट डायलिसिस भी इसे बोला जाता है। लंबे समय तक हम क्या करते हैं, डायलिसिस के प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। तो ये बना बेटा हमारे पास थर्ड मेथड, बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। इसके बाद फोर्थ नंबर बनता है, एंड दिस वन बाय हीटिंग और कूलिंग। नाउ बाय हीटिंग और कूलिंग, ध्यान से समझेंगे, या तो हीटिंग की हेल्प से या तो कूलिंग की हेल्प से यहां कोगुलेशन होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल आता है, दिस वन इज कॉल्ड कोगुलेशन ऑफ बटर। कोगुलेशन ऑफ बटर, जो बटर है वो बटर अपने आप में एक सोल है, ये कोलॉइड है। अगर ये कोलॉइड है तो यहां पे हम क्या करते हैं, जो सोल होता है उस सोल को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। और जैसे सोल को हीट किया तो वहां पे क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है। मतलब अगर आपने क्या किया, बटर को हीट किया तो उसके अंदर कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, कोगुलेशन की प्रोसेस। या दूसरा कंसेप्ट मैं बोल रहा हूं, दिस वन कोगुलेशन ऑफ मिल्क। अगर मिल्क की अगर बात करें, मतलब मिल्क भी अपने आप में एक सोल, एक कोलॉइड का पार्ट है। अगर हम इस मिल्क को क्या करें, इस सोल को क्या करें, कोलॉइड सोल को क्या करें, इसको कूल करें, कूलिंग यहां पे स्टार्ट करें, तो कूल करने के बाद भी यहां पे क्या हो जाएगा, कोगुलेशन होगा। गॉट द कंसेप्ट, यस एंड नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय हीटिंग और बाय कूलिंग हम कोगुलेशन की प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये तो बना बेटा हमारे पास कि व्हाट आर द नंबर ऑफ मेथड्स, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हमने क्या किया, कोगुलेशन को प्रोसीड किया। ठीक है बेटा। कंसेप्ट आता है इसके बाद कि भाई कोगुलेशन वैल्यू क्या है। अगला टॉपिक आया बेटा, उसे नाम दिया हमने, नाउ अनदर कंसेप्ट, दिस वन कोगुलेशन वैल्यू। और कोगुलेशन वैल्यू क्या है, इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, दिस वन फ्लक्चुएशन वैल्यू। और यहां लिखूंगा मैं इसकी डेफिनेशन, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन millimoles, which is required to coagulation or flocculation is called कोगुलेशन वैल्यू। किसके नाम से जानी जाती है, कोगुलेशन वैल्यू के नाम से जानी जाती है। या मैं यहां पे लिखूंगा कोगुलेशन वैल्यू बराबर लिखेंगे, यहां लिखेंगे मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल इन लीटर। क्या लिखा है यहां पे कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स विच इज रिक्वायर्ड टू कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन ऑफ, थोड़ा और ऐड करेंगे, ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सोल। इतना भी ऐड करेंगे बेटा इसमें। इसके डेफिनेशन समझो आप, क्या बोला गया कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स, कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मिनिमम कंसंट्रेशन को लिया जाता है, किसमें लिया जाता है, मिलीमोल्स में लिया जाता है। और मिलीमोल्स में लेने के बाद क्या बोला कि विच इज रिक्वायर्ड टू कोगुलेशन,
जो किसके लिए जरूरी होती है, कोगुलेशन के लिए, फ्लॉकुलेशन के लिए जरूरी होती है। कब? व्हेन 1 मोल, वॉल्यूम कितना ले रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन का, 1 लीटर ले रहे हैं। अगर आप इसकी यूनिट लिखें तो यूनिट कैसे लिखेंगे बेटा, दिस वन इज मिली मोल्स पर लीटर, ये इसकी क्या बनेगी, यूनिट बनेगी। गॉट द कंसेप्ट। यहां एक कंसेप्ट आपको और समझना है। कंसेप्ट क्या है कि जो कोगुलेटिंग पावर है और कोगुलेशन वैल्यू है, ध्यान से सुनेंगे, कोगुलेटिंग पावर लिख देंगे हम, कोगुलेटिंग पावर इनवर्सली बनता है कोगुलेशन वैल्यू की। ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहां मैंने कंसेप्ट दिया कि जो कोगुलेटिंग पावर होती है वो कोगुलेटिंग पावर जो है वो कोगुलेशन वैल्यू के इनवर्सली होती है। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूं कि जैसे मान लो मेरे पास लाइक दिस वन, यहां मैंने लिखा Br नेगेटिव आयन और यहां मैं लिखता हूं FeCN6 हो गया और यहां लिख दिया बेटा 3 नेगेटिव आयन। ध्यान से सुनो, तो यहां पे अगर मैं कोगुलेशन वैल्यू की अगर बात करूं जो मिली मोल्स पर लीटर में है, अगर मैं Br नेगेटिव आयन के लिए बोलूं तो ये वैल्यू बनती है 138 और अगर मान लो मैं FeCN6 3 नेगेटिव आयन की अगर बात करूं तो इसके लिए ये वैल्यू बनती है 0.096 की बनती है। किसमें बनेगी, मिली मोल्स पर लीटर में बनेगी। ध्यान से सुनेंगे आप। अब कंसेप्ट समझो कि जो कोगुलेटिंग पावर है और कोगुलेशन वैल्यू है ये दोनों के दोनों इनवर्सली हैं। दिस वन इज कोगुलेशन वैल्यू और ये जो कोगुलेशन वैल्यू है, जिसकी कोगुलेशन वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी, कोगुलेशन वैल्यू अगर ये ज्यादा होगी तो कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, कम होगी। दैट्स व्हाई मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर Br नेगेटिव आयन हो गया और हमारे पास FeCN6 3 नेगेटिव आयन हो गया, अगर इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों में से जो कोगुलेशन की पावर बनेगी या कोगुलेटिंग पावर जो बनेगी वो मैक्सिमम किसके अंदर बनेगी, जिसके पास कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। इसका मतलब जो FeCN6 3 नेगेटिव आयन है इसके अंदर ज्यादा कोगुलेटिंग की पावर है रेदर देन Br नेगेटिव आयन। सिमिलरली अगर मान लो मैंने यहां पे क्या किया, एक आयन लिया पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट और ये जो आयन है इसकी वैल्यू अगर मैं बोलूं कि दिस वन 51 मिली मोल्स पर लीटर, दिस इज द कोगुलेशन वैल्यू। और अगर मान लो यहां पे मैं Al+3 आयन की बात करूं तो ये वैल्यू आती है 0.093। ध्यान से सुनेंगे आप। इन दोनों में से कोगुलेशन वैल्यू Al+3 आयन के पास कम है, कितने की है, 0.093, जबकि Na+ आयन के पास ये वैल्यू 51 की है। दैट्स व्हाई अगर यहां पे वैल्यू कम है तो जिसके पास ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर मैं कम के साथ भी ऐसे बना दूं, जिसके पास ये वैल्यू क्या है, स्मॉल है, कोगुलेशन वैल्यू स्मॉल है, तो कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। गॉट द कंसेप्ट। इसलिए जब भी कोगुलेशन होगा तो कोगुलेशन किस पे डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास जो ये आयन है, इन आयन के ऊपर कितना ज्यादा चार्ज है। जितना देखो, जितना ज्यादा चार्ज है, चार्ज ज्यादा होने से इसके पास कोगुलेशन की वैल्यू जो हो रही है वो कम हो रही है। तो जितना ज्यादा चार्ज, कोगुलेशन वैल्यू उतनी कम, जितनी कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी कोगुलेटिंग की पावर उतनी ज्यादा होगी। गॉट द कंसेप्ट बेटा। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट वन यहां पे आता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कोगुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम चलेंगे, नाउ वी हैव द कंसेप्ट विच वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कोगुलेशन। तो पहला पार्ट बनेगा, इसे लिखा जाता है बेटा नेचर ऑफ सोल्स, और दूसरा आता है दिस वन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनेंगे दोनों कंसेप्ट कि नेचर ऑफ सोल की अगर बात करें तो एक तो बेटा हमने लिया दिस वन लायोफोबिक
और दूसरा लिया दिस वन लायोफिलिक सोल। दो सोल है हमारे पास। तो भाई जो लायोफोबिक जो सोल होते हैं ये इजिली कोगुलेट हो जाते हैं, इजिली कोगुलेट हो जाते हैं। लायोफोबिक सोल बहुत क्लियर है बेटा। ये अपने आप में लेस स्टेबल होते हैं और ये इजिली कोगुलेट हो जाते हैं। लेकिन जो लायोफिलिक सोल होते हैं ये अपने आप में इजिली क्या नहीं होते, कोगुलेट नहीं होते हैं। डू नॉट इजिली कोगुलेटेड, इजिली कोगुलेट नहीं होते। और साथ में ये अपने आप में कैसे होते हैं, ये अपने आप में ज्यादा स्टेबल होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, लायोफोबिक सोल के रिस्पेक्ट में। दैट्स व्हाई अगर मान लो यहां नेचर की मैं बात करूं तो नेचर को कैसे करके बेस मान करके हमने कोगुलेशन को डिफाइन किया। हमने डिफाइन किया कि जो लायोफोबिक सोल हैं ये इजिली कोगुलेट हो जाएंगे अगर हम क्या करेंगे, इनमें एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे। जबकि जो लायोफिलिक सोल हैं ये इनका नेचर हो गया कि अगर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया तो इजिली कोगुलेट हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपने एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड भी कर दिया तब भी ये इजिली कोगुलेट नहीं होते हैं। द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या बनेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। गॉट द कंसेप्ट। तो ध्यान देंगे, पहला आया नेचर ऑफ सोल। नाउ द सेकंड वन, दिस वन इज कॉल्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लो मैं क्या करता हूं कि यहां पे 0.1 m NaCl को लेता हूं। NaCl अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है। द सेकेंड वन 0.1 m का मैंने यहां लिया CH3COH। दिस वन एसिटिक एसिड जो कि अपने आप में वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है हैविंग मैक्सिमम कोगुलेटिंग पावर, इसके अंदर कोगुलेशन की पावर या कोगुलेटिंग पावर मैक्सिमम होती है। दैट्स व्हाई अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, हैविंग इक्विमोलर कंसंट्रेशन, इन दैट कंडीशन अगर हम क्या ले रहे हैं, यहां पे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को ले रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज दैट हैविंग टेंडेंसी टू शो द phenomena of the coagulation faster rather than that of the electrolyte which one is weak electrolyte. Got the concept बेटा। तो ये बना हमारे पास कि फैक्टर्स क्या हैं। इसके बाद चलते हैं, अगला टॉपिक आएगा बेटा coagulation of lyophilic colloids। Now another concept, coagulation of lyophilic colloids। अब ध्यान से सुनो, लायोफिलिक कोलोइड्स के अंदर, ठीक है बेटा, पसीना ज्यादा आ रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है, sorry for this disturbance beta। let us move towards coagulation of lyophilic colloids। कि जो हमारे पास लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो स्टेबिलिटी को कैसे करके वे डिफाइन करेंगे इसकी। एक्चुअली में जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, अगर ये अपने आप में इनकी स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो दो चीजें यहां पे, दो फैक्टर यहां पे वर्क करती हैं। एक तो इनके ऊपर का चार्ज और दूसरा कंसेप्ट यहां पे आता है, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है सॉल्वेशन। ध्यान से सुनो, हाँ क्या चीज है कि जो लायोफिलिक कोलोइड होता है उस लायोफिलिक कोलोइड की स्टेबिलिटी इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज प्रेजेंट इन देम, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन द लायोफिलिक कोलोइड एंड द अनदर वन इज सॉल्वेशन। दूसरा कंसेप्ट आता है सॉल्वेशन का। जैसे मान लो, थोड़ा समझे आप इसे, हैं मैं एक लायोफिलिक कोलोइड को बना रहा हूं, तो ये मान लो हमारे पास एक लायोफिलिक कोलोइड है, दिस वन लायोफिलिक कोलोइड बेटा।
इसके ऊपर बाहर से मान लो नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से समझेंगे आप, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। आई एम सेइंग अबाउट लायोफिलिक कोलॉइड, लेकिन ये इतने भर में नहीं रहता है। इसके बाहर से क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है उस सॉल्वेंट की लेयर होती है। इसके बाहर से, ध्यान से सुनेंगे, इसके बाहर से सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट की लेयर आ गई। थोड़ा समझेंगे आप कंसेप्ट को। ये हमारे पास एक लायोफिलिक कोलॉइड है। दिस इज द लायोफिलिक कोलॉइड। अगर मान लो थोड़ा मैं यहां पे बना लेता हूं कि मैंने ऐसे करके क्या किया, यहां पे एक लायोफोबिक कोलॉइड को लिया बेटा। तो लायोफोबिक कोलॉइड जो है, और मान लो इसके बाहर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना। ये तो बताया था आपको, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर चार्ज है। तो जो लायोफिलिक कोलॉइड है वो ऐसे बना, दिस वन इज लायोफिलिक कोलॉइड। और इसे मैं अगर लिखूं तो इसे लिखा हमने लायोफोबिक कोलॉइड। ध्यान से समझेंगे बेटा। अब हो क्या रहा है, यहां हमारे पास दिस वन इज सॉल्वेशन और सॉल्वेंट, यहां ये सॉल्वेंट के लेयर है, ये हमारे पास लायोफिलिक कोलॉइड है। ठीक है बेटा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो लायोफिलिक कोलॉइड, इसके अंदर प्रेसिपिटेशन हो, इसके अंदर कोगुलेशन हो, इसके अंदर फ्लैकुलेशन हो, इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन हो, और यहां से मिल करके, अगर मान लो आप चाहते हैं कि ये मिल करके कोगुलेशन हो या कोगुलेटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे, मान लो ऐसे करके इसे तैयार कर देते हैं। दीज आर द कोगुलेटेड मॉलिक्यूल्स। एक बिगर मॉलिक्यूल मान लो इसने तैयार कर दिया ऐसे करके। अगर आप चाहते हैं कि ये इसमें चेंज हो जाए, लायोफिलिक कोलॉइड्स को अगर आप कोगुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो यहां सॉल्वेशन है, इस सॉल्वेशन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव सॉल्वेशन। कैसे करके, बाय एडिंग ऑफ डिसॉल्वेटिंग एजेंट। क्या ऐड करो भाई इसमें, डिसॉल्वेटिंग एजेंट को ऐड करो। अच्छा, डिसॉल्वेटिंग एजेंट को अगर आप ऐड नहीं करते हैं, रेदर देन आपने क्या किया, यहां पे एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को आपने ऐड किया। मान लो ये वाली प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, और एक्सेस अमाउंट में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे हैं तो तब भी जो लायोफिलिक कोलॉइड होगा बेटा, उसके अंदर कोगुलेशन नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या है, तभी तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया, ये इजिली कोगुलेट नहीं होते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड इजिली कोगुलेट क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक तो चार्ज को रिमूव करना पड़ेगा, दूसरा जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट को रिमूव करना पड़ेगा, और सॉल्वेंट को रिमूव किए बिना अगर आप सॉल्वेंट को रिमूव नहीं करते और एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो इसके अंदर कोगुलेशन नहीं होगा। ये क्या है, दिस वन कोगुलेटेड मॉलिक्यूल, ये अपने में कोगुलेटेड मॉलिक्यूल है। इस कोगुलेटेड मॉलिक्यूल को तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो यहां पे एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, और साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एडिंग ऑफ डिसॉल्वेटिंग एजेंट। और डिसॉल्वेटिंग एजेंट में जैसे हम क्या करते हैं बेटा, अल्कोहल को डालते हैं, या जैसे हम क्या करते हैं, एसीटोन को क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। एसीटोन का एडिशन, अल्कोहल का एडिशन, मान लो आपने क्या कर दिया, इथेनॉल को इसमें डाल दिया, तो वो इथेनॉल क्या करेगा, जो यहाँ पे सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट को क्या करेगा, इसकी रप्चरिंग हो जाएगी, ये टूट जाएगा। और जैसे ही ये डिसॉल्वेटिंग एजेंट डालने के बाद ये टूट गया, तो अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा अपोजिट चार्ज वाला, वो क्या करेगा, इसके ऊपर का जो चार्ज होगा उसको न्यूट्रल कर देगा। जैसे न्यूट्रल करेगा, अब इसके अंदर लायोफिलिक कोलॉइड जो होगा उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे बिगर मॉलिक्यूल में चेंज होकर के क्या बना देंगे, कोगुलेटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। आया बेटा समझ में। अनदर वन, अगर मान लो लायोफोबिक कोलॉइड की अगर आप बात करते हैं तो लायोफोबिक कोलॉइड इजिली कोगुलेट हो जाते हैं।
क्यों होते हैं, अभी मैंने पीछे कंसेप्ट भी दिया था आपको, ये कंसेप्ट बता तो रखा कि यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करती है वो केवल और केवल किसके कारण करती है, इसके चार्ज के कारण करती है, ओनली बाय चार्ज। चार्ज के कारण इसके अंदर स्टेबिलिटी होती है। और अगर आप इसका चार्ज रिमूव कर दो तो इजिली क्या हो जाएगा, ये कोगुलेट होगा। तो इसके चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या किया था बेटा, आपने एक्सेस अमाउंट में क्या डाल दिया था, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया। क्या किया आपने, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया। जैसे ही आपने एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया, जो हमारे पास लायोफोबिक कोलॉइड है वो इजिली कोगुलेट हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। ये इजिली कोगुलेट नहीं होता है और ये इजिली कोगुलेट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो फैक्टर बनता है स्टेबिलिटी का वो मेनली हम क्या बोलते हैं, दिस इज ड्यू टू चार्ज। लेकिन इसके जो फैक्टर बनते हैं स्टेबिलिटी के लिए, चार्ज भी बनता है और सॉल्वेशन भी बनता है। होप सो गुड बेटा, आपको जो मैंने कंसेप्ट आपको दिया कि कोगुलेशन क्या होता है, और कोगुलेशन जो लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं, जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं, इनके अंदर कैसे करके कोगुलेशन की फिनोमेना होती है, ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, ठीक है, चलते हैं। इसके अंदर अगला एक टॉपिक और आता है, उसे कंप्लीट करवाते हैं और उसके साथ ही हमारा आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट होगा। सो लेट अस मूव द लास्ट टॉपिक। वो स्टार्ट करते हैं, हार्डी-शुल्ज़े रूल। लिखते हैं बेटा, हार्डी-शुल्ज़े रूल। और क्या रूल है बेटा, या लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एक्टिव आयन और फ्लक्चुएटिंग आयन ग्रेटर और maximum would be the coagulation। ध्यान से सुनेंगे, केवल इतना सा कंसेप्ट है, ग्रेटर द नॉट वैल्यू, सॉरी, ग्रेटर द वैलेंसी। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट ध्यान से सुनो कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन और फ्लक्चुएटिंग आयन ग्रेटर और मैक्सिमम वुड बी द कोगुलेशन। ध्यान से सुनेंगे कि कोगुलेशन ज्यादा कब होगा, कोगुलेशन की वैल्यू कब ज्यादा होगी। कोगुलेशन तब ज्यादा होगा जब हमारे पास जो एक्टिव आयंस बनते हैं, जिनको हमने फ्लक्चुएटिंग आयन भी बोल दिया या कोगुलेटिंग आयन भी बोल सकते हैं, उनके अंदर जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उस एक्टिव आयन, और ये एक्टिव आयन याद रखेंगे, ये एक्टिव आयन हमेशा अपोजिट चार्ज वाला होता है। अगर हमारे पास पॉजिटिव सोल है तो ये एक्टिव आयन नेगेटिव चार्ज वाला होगा, और अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सोल है तो एक्टिव आयन अपने आप में पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। और उस पॉजिटिव चार्ज वाले या नेगेटिव चार्ज वाले जो एक्टिव आयन है, इसके पास जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतनी ज्यादा इसके अंदर कोगुलेटिंग पावर होगी, उतनी ज्यादा इसके अंदर कोगुलेशन की फिनोमेना होगी। गॉट द कंसेप्ट बेटा। और यहां बोला जाता है कि जैसे मान लो, इसके रिलेटेड हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं, यहां लिखेंगे द कोगुलेशन वुड बी इफेक्टिव if the opposite charged active ions are present। ध्यान से सुनिए, the phenomena of coagulation would be more effective or would be effective in that condition। भाई इफेक्टिव कब होगी, जब क्या होगा कि जो अपोजिट चार्ज वाला होगा,
जो एक्टिव आयन होगा वो प्रेजेंट होगा। अपोजिट चार्ज वाला एक्टिव आयन जो है जब वो प्रेजेंट होगा तो जाकर के ही कोगुलेशन होगा। पहला पॉइंट क्लियर है, इसे बेस मान करके पहला पॉइंट बोला हमने। सेकंड पॉइंट हम बोलेंगे कि द कोगुलेटिंग पावर डिपेंड्स अपॉन द फोर्थ पावर of active ion or coagulating ion, that is करके लिखेंगे greater the charge on the active ion, maximum would be the coagulating power। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया। यहां मैंने बोला कि एक्टिव आयन के ऊपर जितनी ज्यादा बैलेंसी होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा, कोगुलेशन उतना ज्यादा होगा। और यहां भी वही बोला जा रहा है कि भाई कोगुलेशन कब होगा, जब अपोजिट आयन होगा, या जो कोगुलेटिंग पावर होती है वो किसके डायरेक्टली होती है या किस पे डिपेंड करती है, फोर्थ पावर ऑफ द एक्टिव आयन। उस एक्टिव आयन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके अंदर कोगुलेशन की जो पावर है उतनी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है। एग्जांपल की अगर बात करें, मान लो मैं यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं, इसमें मैंने लिखा लाइक दिस वन As2S3, विच वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। ध्यान से सुनेंगे बेटा सभी, यहां नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। और ये जो नेगेटिवली चार्ज सोल है, अगर मैं यहां पे एक्टिव आयन को लेता हूं, और एक्टिव आयन जो लिया बेटा, या फ्लक्चुएटिंग आयन जो लिया, कोगुलेटिंग आयन जो लिया, वो मैं ले रहा हूं, मान लो मैंने लिया Al+3 आयन, दूसरा लेता हूं Mg+2 आयन, तीसरा लेता हूं Na+ आयन। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसे सोल को हमने क्या करना है, न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने के लिए यहां पे क्या चाहिए, अपोजिट चार्ज। ये नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव वाला आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो कोगुलेशन बनेगा वो किस में बनेगा, सबसे ज्यादा कोगुलेशन बनेगा Al+3 आयन के अंदर। अगर आपको ध्यान होगा, Al+3 आयन हो गया Na+ आयन। इसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आप कोगुलेशन वैल्यू की अगर बात करें तो इसके पास वैल्यू बनी थी 0.093, यहां बताया था आपको दिस वन 51। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, कोगुलेशन वैल्यू इसकी कम है और इसकी कोगुलेशन वैल्यू ज्यादा है, और अगर यहां पे कोगुलेशन वैल्यू कम होगी तो कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। अगर कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई वी हैव सच ऑर्डर। यहां से लेकर के यहां तक हम क्या बोलेंगे, कोगुलेशन डिक्रीजेस, यहां कम होगा और यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम। या दूसरा एग्जांपल अगर हम लिखें, मान लो हमारे पास द सेकंड वन, दिस वन फर्स्ट वन। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लिखूं, यहां में लिखता हूं, चलो ऊपर लिख देता हूं। नाउ द सेकंड वन, दिस वन FeOH होल थ्राइस, जो कि अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है। कैसा सोल है बेटा, पॉजिटिव चार्ज वाला। अब हम क्या करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज वाले सोल में, हमने क्या किया, लाइक दिस वन FeCN6 हो गया, और यहां लिख दिया 3 नेगेटिव हो गया। यहां लिखता हूं PO4 हो गया, 3 नेगेटिव हो गया मान लो, ठीक है। या रेदर देन इसके बजाय ऐसे करो, सल्फेट आयन को ले लो, SO4 2 नेगेटिव आयन हो गया, और यहां से Br नेगेटिव आयन को ले लो। तो यहां मैंने वैल्यू आपको बताई थी 0.096 हो गया, और यहां वैल्यू बताई थी 158 बताई थी, ठीक है बेटा। तो अगर आप यहां से यहां देखेंगे, आप यहां ये इनकी क्या बनी, कोगुलेशन वैल्यू बनी। कोगुलेशन वैल्यू Br के अंदर कितनी बनी, 158 की बनी, और जो FeCN6 3 नेगेटिव है उसके अंदर 0.096 की बनी। तो जितनी कम कोगुलेशन वैल्यू होगी, कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। अगर कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी तो कोगुलेशन ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई क्या ऑर्डर बनेगा, इस प्रकार से ऑर्डर बनेगा। होप सो गुड बेटा, जो चीजें आज आपको करवाई गई हैं
बहुत डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को इसके अंदर जो एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स बेटा, गॉड ब्लेस यू, एंड आप लोग घर में मेहनत करते रहें, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक्स बेटा।